हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो ग्रुप डी में जो परीक्षा हुई थी 2018 वाला, उसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उसका ये हल है। और यह जो है अगला होगा उसी का कड़ी। इससे पहले मैंने भी 3 वीडियो बनाए हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर। फिर से यही होगा और इसके बाद मैं न्यूमेरिकल के भी और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जल्द से जल्द। ठीक है। तो ये जो होगा वो 22 सितंबर से लेके 25 सितंबर के मध्य जो भी परीक्षा हुई थी ग्रुप डी की, उसमें जो पूछे गए थे सवाल फिजिक्स के, केवल वो इसमें इंक्लूड हैं। अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम के लिए, तो ये जो फिजिक्स के सवाल हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो देखना चाहिए और आगे चल के मैं आपको इसका पीडीएफ और न्यूमेरिकल का हल प्रश्न पत्र भी आपको प्रोवाइड मैं करा दूंगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे जुड़ जाइए। करते हैं शुरू। पहला ये 22 सितंबर से लेके 25 सितंबर के मध्य जो सवाल है उसमें मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो पहला सवाल है, निम्न से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? निकिल, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम या सिल्वर? इसका ऑप्शन डी होगा सिल्वर। सिल्वर का प्रतिरोधकता क्या होता है? सबसे कम होता है, इसलिए इसकी चालकता सर्वाधिक होती है। ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य और सूर्यास्त में लगभग कितने तक की देरी हो सकती है? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट या 3 मिनट? इसका ऑप्शन बी सही होगा, 2 मिनट। यानी देरी का मतलब क्या होता है, अर्थात होता क्या है जान लीजिए। 2 मिनट की होती है देरी। ये हो गए हमारी पृथ्वी और इसके चारों तरफ हमारा है वायुमंडल। ठीक है। देरी का मतलब या तो पहले या तो देर। तो जब सूरज निकलना होता है, मान लीजिए सूरज है, इससे किरणें जब आती है वायुमंडल में तो ये सीधा इनको निकल जाना चाहिए, पर सघन होने के कारण, अपवर्तनांक के कारण ये यहाँ चला आता है। इसलिए सूरज अभी निकलने से पहले ही निकल जाता है, यानी हमको दिख जाता है। और सूर्यास्त के समय क्या होता है, वास्तव में किरणें जो होती हैं वो वास्तव में किरणें ऐसे आती हैं बाहर, और वायुमंडलीय क्षेत्र के कारण ये मुड़ के हमको सूर्यास्त के बाद भी दिखती है। इस तरह सूर्यास्त पहले और सूर्यास्त बाद में होता है, वास्तव में हो जाने के बाद भी। इसलिए इसमें 2 मिनट की देरी होती है। इससे एक सवाल और भी आता है कि उगता हुआ और डूबता हुआ सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? हमको पता है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसमें लाल क्या होता है, इसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका क्षय सबसे कम होता है, अर्थात प्रकीर्णन। बाकी सारे क्या होते हैं, कलर, ये वायुमंडल में प्रवेश करने के दौरान। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ की दूरी कम और यहाँ की दूरी अधिक है, तो अधिक दूरी होने के कारण ये दूरियाँ क्या हैं, अधिक हैं, और ये वाली दूरी कम है। तो उगते और डूबते समय सूरज क्या होता है, ये दूरी अधिक होने के कारण वायुमंडल में जब ये प्रकाश प्रवेश करता है तो ये दूरी के कारण क्या होता है, 6 रंग बाकी क्या हो जाते हैं, अवशोषित होते हैं या प्रकीर्णन इनका होता है, और बाकी लाल रंग जो बचता है वो चला आता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है और वो बहुत दूर तक विचरण करता है, इसीलिए लाल रंग के खतरे के निशान बनाए जाते हैं। अगला एक अगला एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी आभासी छोटा, आभासी बड़ा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा। इसमें देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, आभासी और छोटा। आभासी का अर्थ होता है सीधा, वास्तविक का अर्थ होता है उल्टा। ये मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, मैं दर्पण पे वीडियो बनाया हूँ और जितने इसकी स्थितियाँ होती हैं वो मैं सब बनाया हूँ। ये हो गया फोकस और ये हो गया इसका सेंटर। अनंत पे और मतलब अनंत और पोल के बीच में हम मान लेते हैं ये कहीं स्थित है। किरणें ऐसे चलेंगी और ये किरणें क्या होंगी, ये किरणें अब क्या होंगी, यहाँ आएंगी और ये किरणें ठीक फोकस से होती हुई लौटती हुई प्रतीत होंगी, और इसका मध्य वाला हिस्सा जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये किरणें दोनों जहाँ काटती हैं वहाँ पे यही सीधा बनेगा। ये स्थिति में पढ़ा चुका हूँ, अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्रकाश का परावर्तन पढ़िएगा गोलीय में। तो ये सीधा बनेगा, यानी क्या होगा, आभासी होगा, और क्या होगा, आकार से छोटा होगा। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, कंप्लीट है वो। तो ये इसका ऑप्शन ए सही होगा। दो बल्ब एक दूसरे की तुलना में अधिक
दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? चमकीले का। चमकीले प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। डिम बल्ब। दोनों प्रतिरोध समान होंगे। इसका ऑप्शन सी होगा डिम वाला। डिम वाले का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा और वो जलेगा कम, क्योंकि अधिक प्रतिरोध होने के कारण उसमें क्या होगा? धारा का प्रवाह कम होगा। ये ऑप्शन जो बात कही गई है ये समांतर में है। जैसे दो बल्ब हैं और मान लीजिए ऐसे, और एक ही सोर्स से ये जुड़े हुए हैं मान लीजिए ऐसे, और इनको वोल्टेज दिया गया है दोनों पर, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो धीमा जलेगा और जिसका कम होगा वो तेज जलेगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान बढ़ता है। ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घटता है, परिवर्तन नहीं होता है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, परिवर्तन नहीं होता है। 0 डिग्री पर बर्फ जमा भी होता है और 0 डिग्री पे बर्फ पानी भी होता है, और दोनों का तापमान सेम होता है, केवल अवस्था परिवर्तन होता है। मैं आपको अवस्था परिवर्तन में इसके बारे में मैंने पढ़ाया है। जबकि ये ठोस होगा और जबकि ये क्या होगा? द्रव होगा। लेकिन ये क्या करेगा कि अवस्था परिवर्तन करने में 80 कैलोरी एनर्जी ले लेता है। ये तापमान नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा तो उसे मिली है और वो अणुओं को दूर करने में ही क्या हो जाती है? व्यय होती है। ठोस के करीब करीब होंगे, ठीक है, और जब इसके क्या होंगे? दूर दूर होंगे, तो ये इनके अंतराणु को दूर करने में ही वो एनर्जी खर्च हो जाती है। इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, ठीक है। इसको ये क्या होता है? 80 कैलोरी होता है बर्फ का, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है, लेके वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए तापमान बढ़ता नहीं है। थर्मामीटर से नापने पर दोनों के तापमान एक ही आते हैं, पर अवस्था परिवर्तित होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है रासायनिक, विद्युत, गतिज, स्थितिज। स्थितिज होती है, वो भी कौन? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। यानी प्रत्यास्थता के कारण किसी चीज़ में जो एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जैसे स्प्रिंग, बनी हुई कमानी वाली हो गया, धनुष हो गया, रबर हो गया, इसमें जो एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा होगी, और वो भी कौन सी? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। निम्न में से, अगला सवाल होगा, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों के विभवांतर के बीच संबंध को बताता है? ऑप्शन दिया: ओम का नियम, विकिरण का नियम, आवेश का नियम, जूल का नियम। देख लीजिए ऑप्शन ये क्या होगा? वी अनुक्रमानुपाती, उसके लगने वाले विभवांतर और उसके मध्य बहने वाले धारा के बीच जो संबंध दिखाता है उसको हम लोग कहते क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम कहता क्या है कि किसी चालक के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर, उसके मध्य यानी उस चालक में बहने वाली धारा एक दूसरे क्या होंगे? अनुक्रमानुपाती होते हैं। या v बराबर, इसको बराबर करने के लिए कोई स्थिरांक चाहिए, इसको कहते हैं आर आई। इसी को v बराबर आई आर कहते हैं, जहाँ आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो आप उसे देखें और उसे नोट्स भी बना लें। इसका ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 180, 32, 273, 32 के। 32 फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, ये सब बराबर होते हैं, ठीक। ऑप्शन इसका होगा डी। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? स्थिर वेग, स्थिति समय, वेग समय, वेग संवेग। गत है, द्वितीय समीकरण क्या होता है? एस बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर होता है, जो स्थिति और समय को दिखाता है, ठीक है। स्थिति और समय के बीच होता है। पहला जो होता है समीकरण वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। ये ए टी यह त्वरण को दिखाता है, वेग और समय का है। जबकि तीसरा है v बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी स्थिति और वेग के बीच संबंध को दिखाता है, ठीक है। तो इसका जो होगा वो बी वाला होगा। जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो ...
परावर्तन की घटना घटित होती है? अनियमित, सामान्य, विसरित या नियमित? इसका ऑप्शन होगा, ये सही होगा, अनियमित होता है। जब कोई सतह चिकनी होती है, जब कोई सतह क्या होगी, चिकनी होगी, तो परावर्तन क्या होगा, नियमित होगा, ऐसे चली जाएंगे प्रकाश, ठीक है। लेकिन जब वो सतह ऐसी होगी तो कोई प्रकाश इधर जाएगा तो कोई इधर चला जाएगा तो कोई इधर लौट जाएगा, वो अनियमित होगी। तो खुरदरी सतहों पे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अनियमित होता है। धातु के तार का प्रतिरोध होता है लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के समानुपाती, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इसका ऑप्शन डी सही होगा। धातु का प्रतिरोध आर अनुक्रमानुपाती एल होता है। लंबाई बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक। उसके बाद किसी धातु का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम होता है। जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही घटता चला जाएगा, तार का पतला होगा तो बढ़ जाएगा, इसलिए आर अनुक्रमानुपाती एल बाई ए होता है। इसीलिए इसको एक स्थिरांक चाहिए, आर बराबर रो कहते हैं, इसको एल बाई ए कहते हैं, जहाँ रो बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक। इसका मात्रक होता है ओम मीटर होता है इसका मात्रक, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, फ्यूज तार या मीटर? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर परिपथ में हमेशा समांतर जोड़ते हैं और मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया, आप चाहे तो उसे जरूर देखें विद्युत वाले में जाकर। समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किस सूत्र से होता है? इसका होगा आई एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर टी, एच बराबर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर टी। इसका ऑप्शन होगा ए, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। ये है ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक। अगला, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, दाब, संवेग? इसका ऑप्शन बी सही होगा, सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व घनत्व के सापेक्ष घनत्व होता है, इसलिए दोनों कट जाते हैं, इसलिए इसका कोई बीमा और मात्रक नहीं होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। निम्न से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे? इसका ऑप्शन ए सही होगा, ध्वनि तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे होती हैं जिनको चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए, ठोस, द्रव, गैस, और इनमें जो ऊर्जा होती है वो किसी भी वस्तु को विस्थापित करने की क्षमता होती है, जैसे पानी की लहर, सुनामी, ध्वनि तरंगे, ये सब क्या होती हैं, हटा देने वाली होती हैं। और चुंबकीय जो होती हैं तरंगे, जो यांत्रिक नहीं होती हैं, उनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जैसे प्रकाश, एक्सरे। वस्तु की गति दूनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा होगी 2 गुनी, 4 गुनी, आधा, स्थिर। इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अगर वस्तु का वेग दूना किया जाएंगे तो 4 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। इसको हम हटा दें तो क्या होगा, के अनुक्रमानुपाती क्या होगा, v²। इसको दूना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, 4 और 3 गुना करेंगे तो 9 गुना, 3 पे क्या हो जाएगा, 9 गुना होगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर देंगे, और अगर इसको 4 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। ध्वनि का प्रसार केवल तब, ठीक है, तो ध्वनि का प्रसार केवल तभी संभव है जब हो निर्वात, माध्यम, परावर्तन, अपवर्तन। इसका ऑप्शन होगा माध्यम। इसका ऑप्शन बी सही होगा, माध्यम। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? द्रव्यमान, पृथ्वी का आकार, गहराई और ऊंचाई। द्रव्यमान कहीं परिवर्तित नहीं होता है। किसी आवेश निकाय द्वारा किसी अन्य आवेश निकाय पर लगाया गया बल को क्या कहते हैं?
विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्र बल, घर्षण। इसका ऑप्शन ए सही होगा, विद्युत स्थैतिक बल। ठीक है, स्थैतिक बल क्यों कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो विद्युत स्थिर होता है, गति नहीं करता है। गति करेगा तो फिर वो धारा हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। 21, निम्न से कौन सी युग्म की इकाई समान है? बल और दाब, बल और कार्य, कार्य और ऊर्जा, शक्ति और दाब। इसका ऑप्शन सी सही होगा, कार्य और ऊर्जा समान होते हैं, जूल होता है इनका मात्रक। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? रियोस्टेट, ट्रायोड, कुंडली, प्रतिरोध। इसका ऑप्शन होगा रियोस्टेट। ऐसे होता है बना हुआ रियोस्टेट, आप लैब में देखे होंगे, इतना बड़ा एक बेलन होता होगा और रियोस्टेट ऐसे पाए लगे होते थे और इस पे नाइक्रोम के वायर होते हैं और यहाँ पे कनेक्शन होता है, इस पे एक चलने वाली सिस्टम होता है, प्रतिरोध को घटाते बढ़ाते हैं, लैब में होता है ये, इसको रियोस्टेट कहते हैं। और वही चीज़ हम लोग के घुमाने वाले पंखे में भी होती है, तो वहाँ पे उसका नाम रियोस्टेट है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। निम्न से कौन सा जानवर अपश्रव्य इंफ्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है? हाथी, गेंडा, व्हेल, डॉल्फिन। डॉल्फिन नहीं करता है। डॉल्फिन जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करता है। एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को कहा जाएगा? गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रकाशिकी ऊर्जा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्थितिज ऊर्जा। वही 1/2 mv², द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग का आधा। ठीक है, दाब की एसआई इकाई है पास्कल, वाट, जूल, न्यूटन। पास्कल। इसका ऑप्शन ए सही होगा, पास्कल। एक इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19 गुलाम, 1.6 × 10⁻91 गुलाम, 1.6 × 10⁻18 गुलाम। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1.6 × 10⁻19 गुलाम एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। सबसे प्रकृति में कम आवेश वाला कोई पदार्थ यही है और किसी भी चीज़ में आवेश प्रवाह के लिए ये इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई चीज़ आवेशित है यानी धन या ऋण, तो जाहिर सी बात है कि उस पर या तो इलेक्ट्रॉन अधिक है या तो कम। कम है तो मतलब वो धनावेशित और ज़्यादा है तो वो चीज़ ऋणावेशित होगी। और धन और ऋण में आवेश को बांटने वाले कौन थे साइंटिस्ट? बेंजामिन फ्रैंकलिन। 28, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए। इसका ऑप्शन सी सही होगा, धारा की दिशा पता लगाने के लिए। परिपथ में धारा किधर से किधर बह रही है गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, और इसको हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण है। वेग और समय के बीच v बराबर u प्लस ए टी, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u बराबर v प्लस ए टी, s बराबर u टी हाफ ए टी स्क्वायर। इसका ऑप्शन ए सही होगा, v बराबर u प्लस ए टी समय और वेग के संबंध को दर्शाता है, जो वेग को नापता है समय के साथ, अर्थात यह त्वरण का ही समीकरण है पहला। इसका ऑप्शन ए सही होगा। यदि कोई एजेंट t समय में w काम करता है तो उसका पावर होगा, यदि t समय में w कार्य होगा तो यानी किया गया वो क्या कहलाता है? w बटा में t बराबर क्या कहलाता है? p, शक्ति कहलाता है। उसको कौन सी कहेंगे हम लोग? शक्ति कहते हैं। पावर होगा तो क्या होगा? w बटा में t। इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। w प्लस टी नहीं होगा, w बड़े टी नहीं होगा, t बाई w भी नहीं होगा, ए सही होगा। w बाई टी बराबर t होता है, यानी कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं हम लोग? पावर या शक्ति या सामर्थ्य भी कहते हैं। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के घनत्व के, दाब के, द्रव्यमान के। इसका ऑप्शन सी सही होगा, दाब के। गैस की मात्रा व्युत्क्रम होता है, जितना ही दाब बढ़ेगा गैस उतना ही मात्रा उसकी घटेगी। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, फोटोवोल्टिक अभिक्रिया, प्रकाश विद्युत अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन। इसका ऑप्शन होगा ए, नाभिकीय संलयन। ड्यूटेरियम जो होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक मिलने के पश्चात क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हीलियम और ऊर्जा होती है मुक्त।
ये होता है, ये का होता है, ये आपस में मिलते हैं और इस तरह 2He4 और बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर आती है। ठीक है, ये तारों के अंदर होता है, वो हाइड्रोजन के बने होते हैं। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं वेल, हाथी, पतंगे, चूहे। चूहे क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके खेलते हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा। गिरते हुए नारियल में होता है नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। क्या होगा? स्थिति ऊर्जा, द्रव्यमान और उसका वेग। ठीक है, द्रव्यमान इतनी ऊंचाई पर है, वो उसकी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mgh होगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता होती है आकार, अलग आकार, आवर्धित, उल्टा, आभासी, समान आकार, सीधा, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी आकार, अलग आकार, सीधा, उल्टा, आभासी, समान आकार, सीधा, उल्टी एवं वास्तविक एवं आवर्धन। इसका ऑप्शन बी सही होगा। समान आकार सीधा होगा, पार्श्व उत्क्रमण होगा यानी उल्टा होगा और आभासी होगा। आभासी का मतलब वो आभास हुआ कि अंदर है, वास्तविक का मतलब वो चीज़ बाहर बनता है, उसको पर्दे पे लेना संभव है पर वो आपको दिखता नहीं है, वास्तविक चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं। गर्म भट्टी से कौन सा विकिरण निकलता है? पराबैंगनी, अवरक्त, एक्सरे, माइक्रोवेव। इसका ऑप्शन होगा बी, अवरक्त किरण। इसी से हमको गर्मी महसूस होती है। घनत्व निम्न से किसका अनुपात है? द्रव्यमान गुणे आयतन, द्रव्यमान प्लस आयतन, आयतन बटा में द्रव्यमान या द्रव्यमान बटा में आयतन। इसका ऑप्शन डी सही होगा। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। इसका ऑप्शन डी सही होगा। सबसे उचित विकल्प चुनिए। संवेग में होता है परिमाण और दिशा, दिशा इनमें कोई दिशा नहीं, परिमाण। ऑप्शन इसका ए सही होगा, परिमाण और दिशा, क्योंकि ये सदिश है राशि। इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऊर्जा के ऊर्जा के वे स्रोत जो प्राकृतिक में बहुत लंबे समय तक जमे हुए हैं और उनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से नहीं बदला जा सकता है। ऊर्जा वो क्या है? ऊर्जा के अच्छे स्रोत सौर ऊर्जा हैं, सौर ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत, या ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत हैं। ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत हैं अर्थात पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जैसे कोयला और पेट्रोलियम। नवीनीकरण मतलब जिसको नया किया न जा सके, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डॉट 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 होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या की तिगुनी, इसकी वक्रता त्रिज्या की दूनी, इसकी वक्रता त्रिज्या के समान, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। आधी होती है। F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ये होता है, ये गोलाई, इसका क्या होता है? आधा होता है फोकस। ठीक है, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है mgh 1/2 m पे -2 mv पे -2, ए बराबर 1/2 mv या के बराबर 1/2 mv²। इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। के बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा का ये है सूत्र। ये सब मैंने वीडियो बनाए हैं, अगर आप चाहें तो इसे देखिए, पसंद आएगा आपको, उसके नोट्स बनाइए। वेग और समय का गुणनफल कहलाता है विस्थापन। वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? विस्थापन। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा में समय होता है, तो वेग और समय गुणा कर देंगे तो विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग, बल, दाब, उत्क्षेप। P बराबर होता है mv। संवेग बराबर क्या होता है? mv होता है, अर्थात ये क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। डॉट 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 में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ठीक है, वायु में, पानी में, स्टील में, केरोसिन में। इसका ऑप्शन सी सही होगा, स्टील में। इसमें जो होगा वो स्टील होगा। ठीक, तो ये कुल जो थे 44 क्वेश्चन थे जो 22 तारीख से 25 के बीच में पूछे गए। इसी तरह मैं सीरीज लाता रहूँगा और वीडियो कुछ तेज़ी से आएंगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में। जय हिंद।